ऑलराइट बच्चों, हम डिस्कस करेंगे अभी ओहम्स लॉ, राइट। तो ओहम्स लॉ किसके लिए है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इनका रिलेशन हमें बताता है ओहम्स लॉ। सिंपल सी बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तभी करंट फ्लो करता है, राइट। तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण कितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ये जो बताने वाला लॉ है, दैट लॉ इज कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ के लिए एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम लोग। मान लो कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी, राइट। और ये स्विच, बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, ये बैटरी का काम है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है लेटर से V। बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही हम बैटरी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन सारे मूव करना चालू करेंगे, किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, राइट। और इसके कारण अभी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, इट सेज दैट जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है। मतलब इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करने वाला है, दैट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट। पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग, द करंट flowing through a conductor, flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड रिमेन सेम। क्या क्या रहना चाहिए, सेम। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है ऑब्वियसली। और फिर उसके डायमेंशंस मतलब लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर, ये क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। एंड मटेरियल ऑल्सो, ऑब्वियसली मटेरियल भी चेंज नहीं करना है, मतलब कॉपर का अगर कंडक्टर है तो कॉपर का ही लेना चाहिए। तो इसको सिंपल तरीके से हम ऐसे समझ लेंगे, मान लो कि अगर मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे I। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट लगा दिया, सपोज एग्जांपल 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसके कारण अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो जब मैं यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा, कितनी, 20 वोल्ट की, तो करंट इमीडिएटली कितना हो जाएगा, डबल, 4 एम्पियर। जब मैंने यहाँ पे 30 वोल्ट का बैटरी लगा दिया तो करंट वापस से हो जाएगा 6 एम्पियर। तो अगर यहाँ पे मैंने 40 वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट हो जाएगा 8 एम्पियर। अगर मैंने 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 20 एम्पियर, राइट। मतलब डबल हो जाएगा करंट, डबल नहीं सॉरी 100 के लिए 20 हो जाएगा। हर केस में जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। सो दैट इज द ओहम्स लॉ। क्या है, द करंट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट I flowing through this conductor is directly proportional to the potential difference। PD का मतलब है यहाँ पे potential difference V। So I is directly proportional to what, V। So I is equal to V upon R। So V is equal to क्या लिखेंगे, IR, where R का मतलब क्या है, R is the resistance of the मेटालिक कंडक्टर, मेटल्स का जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। इसका इनवर्स भी ट्रू है। इनवर्स क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर, A एंड B आर द 2 पॉइंट्स।
तो ये दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. सो VAB इज इक्वल टू I इंटू R. मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा दो पॉइंट्स के बीच में से, उतना उतना पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? ज्यादा होगा. जितना करंट ज्यादा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, या फिर जितना करंट ज्यादा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, या फिर जितना करंट ज्यादा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा. दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, राइट. सो V इज इक्वल टू IR. R का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सो SI यूनिट, यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? V अपॉन I. So SI unit of the resistance is ओहम. और उसका सिंबल ऐसा है, देखो बेटा, 1 ओहम. ये सिंबल है किसका? रेजिस्टेंस का, यूनिट का, रेजिस्टेंस के यूनिट का, ओहम. 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. So ohm is the SI unit of resistance. Now ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, फिर उसके मटेरियल के ऊपर, उसके टेम्परेचर के ऊपर, उसके लेंथ के ऊपर. रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट. रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, ठीक है. सो दैट इज अबाउट द ओहम्स लॉ. सो V इज इक्वल टू I इंटू R. नाउ नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. पॉज कर ले थोड़ा. ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ये जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा, एक बात मुझे जो बतानी है बिफोर ये जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच द मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो जो कंडक्टर है वो क्या करता है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को. अपोज करता है मतलब पूरा रोक देता है क्या? नहीं. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं. अपोज करता है मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट जो है वो करंट कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा तो करंट क्या होगा? कम. और अगर रेजिस्टेंस कम रहा तो उस केस में उस कंडक्टर में से करंट ज़्यादा जाएगा. इसका मतलब है रेजिस्ट करता है, अपोज करता है मतलब पूरा बिल्कुल रोक देता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है. हाँ, रोक देगा, लेकिन किस केस में? अगर आपके पास कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई चीज़ ले लिया अपन ने, पेन वगैरह, राइट, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनाइट होता है, तो उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करता. वुड, लकड़ी का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, इसलिए लकड़ी में से करंट फ्लो करता है क्या? नहीं करता. लेकिन जैसे एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, आयरन का वायर, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होगा. तो थोड़ा रेजिस्टेंस है तो उसके कारण करंट फ्लो करता है. मतलब ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस है इसलिए वो करंट को कंप्लीटली बैन करेगा, अपोज करेगा. वो करंट की मात्रा को, उसकी वैल्यू को कम कर देता है. जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना करंट कम, और जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. सिंपल सी बात है, ठीक है. तो वापस आते हैं, ठीक है. एक सेकंड, हमारा फैक्टर्स वाला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. सो रेजिस्टेंस R of a conductor is directly proportional to what? किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर. is directly proportional to the length of the conductor. कंडक्टर की जो लेंथ है L, जो लेंथ है वो जितनी ज़्यादा होगी, जितना कंडक्टर लंबा उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा. नाउ रेजिस्टेंस
R is also inversely proportional to the area of cross section. Area of क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पेन का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है मतलब इसको ऐसे पकड़ लो और इसको कट करो तो जो दिखेगा आपको राउंड सर्कल वाला तो वो हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर दो कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर है ऐसा ये वाली साइज में और दूसरा है ये वाली साइज में इतना मोटा है, दोनों सॉलिड है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज़्यादा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब रेजिस्टेंस क्या है? कम। और कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब पतला वायर, सिंपल सी बात, पतला वायर मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मोटा वायर, जाड़ा वायर मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? कम होने वाला है, राइट। सो एंड यहाँ से R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहाँ पे बेटा रो का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इसको बोलते हैं रो, RHO, रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रो इज व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो रो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? रो इज इक्वल टू R एज इट इज इंटू ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय L, L मतलब लेंथ। सो रो विल बी इक्वल टू R। रो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस के बराबर। कब होगा रेजिस्टेंस के बराबर? इफ एरिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ हो गई 1 मीटर। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is defined as, क्या है डेफिनेशन? is defined as it is the resistance of the conductor। कौन सा कंडक्टर? having unit length and unit area of cross section। एक ऐसा specific resistance is the resistance of a conductor, कौन सा कंडक्टर? जिसकी लेंथ है 1 मीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of a conductor having unit length and unit area of cross section, defined as the resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section। तो ये specific resistance का ऐसा यूनिट क्या आएगा? सी रो इज इक्वल टू क्या लिखा है? RA अपॉन L। तो ऐसा यूनिट के लिए रेजिस्टेंस का क्या है? ओहम। एरिया का क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। सो मीटर एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? देयरफॉर ऐसा यूनिट विल बी इक्वल टू ओहम मीटर। ऐसा यूनिट क्या बनेगा इसका? ओहम मीटर। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वापस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये अच्छे से समझ के ले लो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हमने लिखा है रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, लेकिन ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो बस उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, एंड सेकेंडली ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। जिसका टेम्परेचर कम उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम, मेटल्स के लिए। ठीक है, ओके। सो नाउ यहाँ से एक रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगर एक वायर है, कंडक्टर है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और पहले इसकी लेंथ कितनी थी? वो थी L1। बाद में हमने उसको स्ट्रेच किया, खींचा, राइट, या फिर उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने से एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, अगर बीच में से फोल्ड किया तो मान लो उसको स्ट्रेच किया या फिर जो भी आपने खींचा उसको, जिससे कि क्या हुआ? एक सेकंड,
जिससे ये पतला हो गया। इसका एरिया पहले A1 था तो बाद में एरिया क्या हो गया, A2 हो गया और लेंथ कितनी हो गई, L2। अब ये सिलिंड्रिकल होने के कारण, सिलेंडर होने के कारण, सॉलिड सिलेंडर होने के कारण कंडक्टर, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो आई कैन राइट L1 इंटू A1 एज इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम A2 इंटू L2। सो L1 बाय L2 इज इक्वल टू A2 बाय A1, ये एक रिलेशन मिल जाएगा। नाउ हमें दिया है कि L2 इज इक्वल टू n टाइम्स L1, अगर दिया है L2 इज इक्वल टू व्हाट, n टाइम्स L1 दिया है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर L1 अपॉन L2 की जगह पे n टाइम्स L1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। सो L1 कैंसल, सो आई कैन राइट हियर A1 इज इक्वल टू n टाइम्स A2, ठीक है। और नाउ अगर हमें अभी खींचने के कारण, लेंथ बढ़ने के कारण उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया होगा, तो उसका नया रेजिस्टेंस हो गया लेट अस से R2 के लिए लिखेंगे रो L2 अपॉन A2, और पहले वाला रेजिस्टेंस क्या था, R1 विच इज रो L1 अपॉन A1। सो R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल टू रो L2 बाय A2 इंटू R1 की जगह पे रो L1 अपॉन A1। देखो क्या क्या कैंसिल होगा, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी उसी कंडक्टर को हमने खींचा है, खींचने के कारण मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, तो रो सेम रहेगा दोनों केसेस में। तो R2 अपॉन R1 विल बी इक्वल टू L2 बाय L1। व्हाट इज L2 बाय L1, कहीं पे तो लिखा है हमने L2 बाय L1 इज n, वहां से देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L2 बाय L1 इज इक्वल टू n। सो L2 और नीचे L1 क्या लिखा, n इंटू A1 बाई A2, A1 बाय A2 यहाँ से लिखेंगे A1 अपॉन ये नीचे आ गया A2 इज इक्वल टू अगेन n। सो n इंटू n क्या बन जाएगा, n स्क्वायर। सो R2 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स R1। मतलब अगर आपने कंडक्टर को खींचा जिसके कारण उसकी लेंथ डबल हो गई, मतलब L2 डबल हो गई, L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1। इफ स्ट्रेच्ड सो दैट क्या हुआ, उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। तो L2 क्या है, L2 इज इक्वल टू n टाइम्स L1, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू अगर 2 आ गई तो R2 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R1, सो इट विल बी 4 टाइम्स R1। तो अगर आपने खींचने के कारण उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई, तो उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर सकते। एक और सिंपल क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे, पे अटेंशन। ए कंडक्टर हैज resistance 60 ओहम एट 60 ओहम, एट की ज़रूरत नहीं है, इट इज स्ट्रेच्ड सो दैट, स्ट्रेच किया जिससे क्या हुआ, सो दैट इट्स लेंथ increases by 50%, comma, find its new resistance, इसका नया रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस पहले कितना है, R1 दिया है, कितना है, 60 ओहम। इट इज स्ट्रेच्ड, खींचा उसको, खींचने से क्या हुआ, लेंथ इंक्रीजेस बाय 50%, मतलब L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 50% ऑफ L1। सो इसको हम लिखेंगे L1 प्लस 50% मतलब कितना होता है, 0.5 टाइम्स L1। सो ये हो गया 1.5 टाइम्स L1 इज व्हाट, L2, ठीक है। मतलब यहाँ पे L2 इज इक्वल टू n टाइम्स L1, इससे अगर कंपेयर किया तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1.5, राइट। हमें पूछा है कि फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस निकालो।
मतलब बाद में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वी नो दैट R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स R1। n की वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5 का स्क्वायर इंटू R1, R1 कितना है 60, तो 1.5 का स्क्वायर कितना आता है 2.25, बरोबर है। 15चा स्क्वेअर असतो 225, राइट। सो 225 इंटू 60 मतलब डेसिमल 2 से शिफ्ट किया 2.25 इंटू 60। नाउ 60 इंटू 2 किया तो कितना आता है 60 इंटू 2 120 और 1/4 ऑफ 60 मतलब 15 होता है, राइट। 120 प्लस 15 135 ओम, बराबर है। यस अनूप, करेक्ट ना कैलकुलेशंस, ऑलराइट। सो अभी ये नया रेजिस्टेंस है कितना 135। अगर आपको पूछा कि ना व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, तो वो कितना होगा, तो वो हमें निकालना है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। सो R2 कितना है 135 माइनस R1 कितना है 60 अपॉन 60 इंटू 100। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा कितना बेटा, ये 60 माइनस 60 और 75 बचा ऊपर, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। सो 0 एंड 0 विल गेट कैंसल एंड 6 1 जार 6, रिमाइंडर 1, 6 2 जार 12, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे 12 बचे, 3 हो गए 30, सो 5, सो 1 into this 10, so 125%. The percentage change in its resistance will be how much, 125%. आया समझ में? So देखो हमने ओम्स लॉ कर लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस कर लिया, और रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो भी कर लिया, लेकिन ओम्स लॉ के क्वेश्चन बाकी है। तो ओम्स लॉ का एक सिंपल क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। ए बल्ब has 200 ohm resistance, comma, how much current will flow through it when connected across a 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, करंट कितना फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस कितना दिया है 200 ओहम, वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200 ओहम, 200 वोल्ट। हमें पूछा है करंट कितना है, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V अपॉन R, V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है 200 अपॉन 200, 0 0 0 0 कैंसिल, ये आएगा 1 एम्पियर। करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम अगले किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस को हमें सीरीज और पैरेलल में जोड़ना है, राइट। सो पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, resistors in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट को। अगर एक कंडक्टर है, दूसरा एक कंडक्टर है, उनको सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ना मतलब क्या है, तो पहले ये पहला वाला रेजिस्टेंस R1 और उसके बाद जो मैं उसका एक एंड दूसरे रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। अब ये हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन कब, अगर यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग है और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी जोड़ दिया। देखो तो ये बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पे, और बैटरी के कारण अब क्या हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। जैसे ही बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो करंट कितना फ्लो करेगा I। ना जो करंट यहाँ से निकला है बैटरी से, वही करंट यहाँ पे आ गया, वही करंट यहाँ से पास हो रहा है, वही आगे जा रहा है। व्हेन सेम करंट, वही करंट जब पूरे सर्किट में से फ्लो करता है, तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या है ये,
सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा अगर मैंने यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया तो ये वाला भी इन दोनों के साथ सीरीज में ही रहेगा। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं ये तो पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो करंट आई निकल रहा है वो इस वाले से जा रहा है, वही R1 से जा रहा है, वही R2 से जा रहा है। जब वही करंट आगे आगे जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स होते हैं। ओके, सो नाउ हियर व्हाट आई कैन से, यहाँ पे अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V इज इक्वल टू आई आर। अभी इसमें से करंट कितना जा रहा है? R I। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देम, करंट फ्लोइंग थ्रू द दोस टू पॉइंट्स। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है? I, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V2। करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होने के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है वो पहला कुछ इसके अक्रॉस जाएगा, बच्चे वाला इसके अक्रॉस। तो वी कैन राइट हियर V इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ फ्रॉम ओहम्स लॉ क्या लिखेंगे? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 एंड V2 इज ऑल्सो इक्वल टू, इसमें से भी करंट कितना जा रहा है? I इंटू R2। इफ RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब है R1 और R2 दोनों मिला के कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे एक साथ जब लगाए सर्किट में। तो जो वो एक साथ लगाने के कारण जो करंट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो RS इज द व्हाट? सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। मतलब इन R1 और R2 को अगर हटा दिया, बस केवल मैंने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, कौन सा लगा दिया? RS। तो अब भी उस सर्किट में से कितना करंट जा रहा था? जैसे पहले जा रहा था वही करंट अब भी जाएगा। देखो V वोल्टेज है और I करंट जा रहा है। अब कौन सा रेजिस्टेंस है मेरे पास? रजिस्टर है RS। तो RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 दोनों मिला के जितना अपोज कर रहे थे उतना ही अपोजिशन जो कर रहा है रेजिस्टेंस उसको क्या बोला है? सीरीज वाला, सीरीज इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? RS। सो RS इज द सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2। देन हम इसको भी लिख सकते हैं क्या? V इज इक्वल टू I इंटू कौन सा रजिस्टर है यहाँ पे? RS। तो इक्वेशन नंबर 2। और ये यहाँ से हम लोग लिखेंगे V1 के लिए क्या लिखा है? ये वाला। तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस V इज इक्वल टू I V2, ये वाला V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? I इंटू RS इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। सो I इंटू RS इन ब्रैकेट I को बाहर निकाला करंट को, सो R1 प्लस R2, I एंड I कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। RS इज इक्वल टू व्हाट? R1 प्लस R2। ऐसे दो है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 होंगे तो तीनों को ऐड देंगे, 4 है तो 4 को ऐड देंगे। फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज, कौन सी कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या बनेगा? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू हाउ मच? अप टू RN तक। सबकी क्या होगी? यहाँ पे एडिशन होगी, सबकी एडिशन हो जाएगी।
मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है और जिसके कारण करंट जो है वो घटता जाएगा, ठीक है। और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन जल्दी से देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर की पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब है अगर एक ऊपर है और दूसरा कुछ इस प्रकार से है और दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों के अक्रॉस क्या है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर वाले के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर नीचे वाले के अक्रॉस रहा तो इन दोनों को क्या बोला गया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले ये यहाँ पे एक बैटरी लगा दी हमने और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो V है। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब यहाँ से करंट निकलेगा I और यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? R2। तो देयरफॉर इसमें से सपोज I2 करंट निकला और इसमें से I1 करंट निकला, तो टोटल करंट कितना निकल रहा है हमारा बैटरी से? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज द टोटल करंट। नाउ I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I1 इसमें से निकल रहा है तो इसके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? V अपॉन R1 एंड I2 जो है वो नीचे वाले रेजिस्टेंस से जा रहा है तो उसके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? V और रेजिस्टेंस कितना है उसका? R2। सो देयरफॉर आई कैन राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। if Rp is the equivalent resistance of the parallel combination. Rp is the equivalent resistance of the parallel combination, then इसका इक्विवेलेंट मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? R1 और R2 दोनों मिला के जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे उतना ही रेजिस्टेंस एक अकेला रजिस्टर जो ऑफर करेगा, उस अकेले रजिस्टर को क्या बोलेंगे? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट मैंने क्या बोल दिया अभी? Rp। तो Rp के कारण वापस से उतना ही करंट जाएगा जितना ये दोनों के कारण जा रहा था। सो ये इस प्रकार से ये V और करंट वापस से कितना जा रहा है? I। तो उतना ही करंट जा रहा है तो Rp इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। तो Rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 देन तो उस केस में क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन Rp। सो इक्वेशन नंबर 2। So I is equal to this, I is also equal to this. So from equation 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? V upon Rp is equal to V upon R1 plus V upon R2. V upon Rp is equal to V in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2. V and V will get cancelled. So I can simply write 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये किसके लिए? दो रजिस्टर्स के लिए। तो दो रजिस्टर के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू R2 प्लस R1 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो देयरफॉर हमें Rp नहीं, 1 अपॉन Rp नहीं चाहिए होता है, हमें Rp चाहिए होता है। सो Rp शुड बी इक्वल टू R1, एक मिनट, ये मल्टीप्लिकेशन चाहिए था, इनटू होना चाहिए। सो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो के केसेस में। ऐसे अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, राइट, फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स उनका इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 अपॉन Rp विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn।
और मान लो कि अगर हर एक की वैल्यू सेम है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम ही है, हर एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, तो इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R, हर एक की वैल्यू क्या है, R ही है, तो क्या होगा देखो, हर एक की वैल्यू इक्वल है तो क्या होगा 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू 1/R, ऐसे कितने n टाइम्स, कितने हैं n टाइम्स. सो therefore I can write here 1/Rp इज इक्वल टू इन सब की एडिशन 1 प्लस 1 अप टू कहाँ तक, n तक, तो एक्चुअली ये हो जाएगा n रजिस्टर्स है, तो आई कैन सिंपली राइट हियर 1/Rp इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय R, सो Rp विल बी इक्वल टू R/n. मतलब अगर मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. अब ये है मेरे पास एक सर्किट सिंपल, जिसमें कितने रजिस्टर्स हैं, फिलहाल तो 4 दिख रहे हैं, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, इसकी भी वैल्यू R है, और हमें इसके अक्रॉस एक सेल लगा दिया. हमें पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Rp इज इक्वल टू R/n, R/n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 4, सो इट विल बी सिंपली R/4. अगर हर एक की वैल्यू 10 होती, इफ R इज इक्वल टू 10 की जगह पे चलो कितना लेंगे 50 ले दे, चलो 50 ओम, सो देयरफोर Rp कितना हो जाएगा, Rp विल बी इक्वल टू 50, और कितने हैं ऐसे 4, सो R/4, सो 12.5 ओहम. ठीक है, ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, राइट. सो थैंक यू सो मच. अगले क्लास में हम लोग पावर और हीट देखेंगे. थैंक यू.